हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी बीए प्रोग्राम के जो एईसीसी सब्जेक्ट है उसको। ये जो होता है ये किसी बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाता है तो किसी किसी बच्चों को सेकंड सेमेस्टर में मिलता है। आज हम अपनी वीडियो में पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 3 तक अपनी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो जाके हमारे चैनल पर विजिट करके इसकी अलग से एक प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ से देख सकते हैं, या तो उनके लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पार्ट 4 में संप्रेषण के मॉडल को कवर करेंगे। जितने भी संप्रेषण के मॉडल हैं उसको कवर कराने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे पार्ट कवर करके मिल जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं संप्रेषण के मॉडल। अब भाई मॉडल को ही हम प्रतिरूप भी कहते हैं, ठीक है। कि ये मत सोचना कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए संप्रेषण के प्रतिरूप लिखो तो आप कहोगे भाई प्रतिरूप तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो मॉडल को ही प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतीकात्मक या संकेतक मॉडल, ठीक है। मतलब प्रतीकात्मक मतलब कि भाई आपको जो फिज़िकल चीज़ सामने हो आपके, लाइक जैसे आप कोई घर बना रहे हैं तो फिज़िकली आप जब घर बन जाता है तो उसको देखते हैं, ठीक है। संकेतक मतलब होता है किसी सूचना का संकेत करना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। जब किसी वस्तु या गतिविधि को किसी रेखाओं में संकेत, तस्वीर आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाए तो उसे गतिविधि का संकेतक रूप कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कोई इमारत कैसे बनेगी, उसमें कितने कमरे होंगे, कहाँ बालकनी होगी, कहाँ पार्किंग की जाएगी, इन सारी बातों का मतलब संकेत के माध्यम से दर्शाया जाए, जिसे हम नक्शा या ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, उस इमारत का प्रतीकात्मक रूप कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरस्तू मॉडल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल है, ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। संप्रेषण का सबसे पहला और पुराना मॉडल है, इस कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। करीब 2500 वर्ष पूर्व यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान और अरस्तू अपनी कृति रिपोर्ट्रिक में संप्रेषण संबंधी बातों की चर्चा की और इस दौरान इस मॉडल की परिकल्पना की गई। वही ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मॉडल है और इसी कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 2500 वर्ष पूर्व जो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, एक विद्वान थे, ठीक है, वो एक बार कृति रिपोर्टक संप्रेषण बातों की चर्चा कर रहे थे और उसी दौरान इस जो संप्रेषण है इसका जन्म हुआ था, ठीक है। संप्रेषण की दृष्टि से इसे एकलाप या एक रेखीय मॉडल मतलब वन वे कम्युनिकेशन मॉडल कहा जाता है, ठीक है। संप्रेषण के इस मॉडल में कुल 5 प्रमुख कारक हैं। अब कारक क्या होते हैं भाई हम आगे देखते हैं, आपको बताते हैं। अब देखो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो होता है स्रोत प्रेषक। स्रोत प्रेषक होता है कि जो सेंडर मतलब जो मैसेज को भेज रहा है, जो अपनी बात कह रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है संदेश। संदेश होता है मैसेज, ठीक है, जो बात कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्राप्तकर्ता। अब भाई प्राप्तकर्ता वो होता है जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, रिसीवर कहते हैं जिसको हम, ठीक है। हम प्राप्तकर्ता को पाठक भी कहते हैं और दर्शक भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्रोत। स्रोत मतलब होता है उसके मन में जब वो मैसेज पढ़ रहा है तो उसके मन में क्या स्थिति उत्पन्न रही, स्रोत क्या आ रहा है उसके मन में, ठीक है। और प्रभाव मतलब जो उसका रिएक्शन निकल के आएगा। तो इसमें 5 चीज़ें बताई गई हैं। स्रोत प्रेषक जो सेंडर होता है, संदेश मतलब मैसेज, प्राप्तकर्ता रिसीवर, स्रोता मतलब जो उस बात को मतलब जो फील कर रहा है, और प्रभाव मतलब उसके बाद जो अपना वो रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। इसमें 5 बातें ये कही हैं। अब हम देखते हैं लॉस बेल मॉडल। ये हमारा सेकंड मॉडल है। इस मॉडल की खास बात है कि इसके अंतर्गत एक ही साथ कई माध्यम और प्राप्तकर्ता को शामिल किया जा सकता है। मतलब प्राप्तकर्ता होते हैं, कई सारे रिसीवर्स को इसमें शामिल किया जा सकता है। क्योंकि क्या हुआ था 1948 ईस्वी में लॉस बेल ने संप्रेषण के इस प्रारूप की परिकल्पना की थी। मतलब 1948 में इसकी रचना हुई थी। अरस्तू के मॉडल की ही तरह ये भी एकलाप या एक तरफा संप्रेषण मॉडल है, मतलब जिसको हम कहते हैं वन वे ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल है, ये भी अरस्तू की तरह ही, ठीक है। आगे है लॉस बेल के इस मॉडल में चैनल या माध्यम को शामिल किया जाना प्रमुख है। मतलब लॉस बेल का ये जो मॉडल है इसमें जो चैनल होता है, मतलब जिस माध्यम से हम वो जो सूचना हमें मिल रही है, जो संदेश हमें मिल रहा है, उसको शामिल किया जाना प्रमुख है, ठीक है। उसके बारे में बताना ज़रूरी है इसमें। इस मॉडल के कारक को हम इस रूप में देख सकते हैं, जैसे कि अब हम कारक देखते हैं इसके। देखो वक्ता मतलब जो हमें संदेश बता रहा है,
ठीक है। अब संदेश में मतलब जो चैनल पे आप संदेश लेते हैं ना, अपनी सूचना लेते हैं, तो जो वक्ता मतलब जो हमें संदेश बता रहा है, संदेश जो बात की गई है जिस बारे में, ठीक है। माध्यम, किस माध्यम से हमें वो जो संदेश मिल रहा है, जो सूचना हमें मिल रही है वो किस माध्यम से मिल रही है, उसके बारे में बताना है। फिर प्राप्त करता है रिसीवर, जो उस संदेश या फिर उस सूचना के बारे में ग्रहण कर रहा है, उस सूचना को ग्रहण कर रहा है, वो होता है प्राप्तकर्ता। जॉनसन मॉडल 1995 ईस्वी में इस मॉडल की परिक्रमा करते हुए जॉनसन ने, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, जॉनसन ने स्थापित किया और कहा कि संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया संदर्भ आधारित होती है, ठीक है। जॉनसन ने क्या करा था, 1995 में इसकी स्थापना की थी और इसमें ये कहा था कि संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया जो होती है वो संदर्भ आधारित होती है, ठीक है। संदर्भ मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, उसके आधारित होती है। जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना हमारा, जो संदेश का जो उसका कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, उसके आधारित होती है, इसमें कहा है जॉनसन ने। आगे पढ़ते हैं। संदर्भ यह तय करते हैं कि इस प्रकार के संप्रेषण किया जाना चाहिए कि किस तरह की भाषा इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी और इसकी प्रस्तुत शैली किस तरह की होगी। मतलब इसमें बोलते हैं ये कि कंटेस्ट मतलब संदर्भ ऐसा हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे जो भाषा है वो सरल हो, जिससे हर व्यक्ति को, हर पर्सन को वो समझ आए, ठीक है। भाषा कैसे इस्तेमाल करनी होगी, हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा कि हमारी शैली किस तरह की होगी, हमें ये दो बातें इसमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। जॉनसन मॉडल में कहा है। संप्रेषण का यह मॉडल विभिन्न चरणों पर आधारित है, जिसे कि जॉनसन ने 5 अलग अलग स्तर पर विभाजित किया है। जो जॉनसन का ये मॉडल है ना, ये 5 चरणों में विभाजित है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इस चरणों की चर्चा के साथ साथ एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रेषक यानी जो सूचना या संदेश भेज रहा है और दूसरा जो उसे प्राप्त कर रहा है, प्राप्तकर्ता जिसको हम कहते हैं, दोनों के बीच संदर्भ की समानता का होना ज़रूरी कारक है। इसका मतलब है जो हमें प्रेषक मतलब यानी जो वक्ता है, जो सेंडर है, जो हमें मैसेज भेज रहा है, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है सूचना या फिर संदेश, जो भी हमें मैसेज भेज रहा है उस, और प्राप्त करता होता है जो रिसीव कर रहा है उस मैसेज को, तो उनके बीच में एक समानता होनी चाहिए। मतलब अगर जिस भाषा में वो सेंडर मैसेज कर रहा है और रिसीवर को भी उसी भाषा वो आनी चाहिए, ठीक है, वो भाषा आनी चाहिए कि हाँ उसको भी वो जो वो मैसेज भेजेगा तभी तो वो रिसीवर समझ पाएगा कि हाँ इस बंदे ने ये बोला है। ऐसी अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में आपकी एक सरल भाषा बोली जाती है कि जिससे हर बंदे को वो न्यूज़ समझ आए। तो इसमें यही कहा गया है कि जो प्रेषक यानी जो सूचना या संदेश भेज रहा है, दूसरा जो उसे प्राप्त कर रहा है, दोनों के बीच एक समानता होनी चाहिए, ठीक है, जिससे दोनों को ही उन दोनों की लैंग्वेज समझ आए, ठीक है। ये आप देख रहे हो जॉनसन मॉडल, इसमें प्रथम चरण होता है, फिर द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और 5वां चरण। ये 5 चरण में इसको विभाजित किया जाता है। ये अपने कारक 5 चरणों में विभाजित करते हैं, ठीक है। और इसका यही मेन होता है कि प्रेषक जो होता है वो अपना जो भेज रहा है अपना मतलब सूचना या संदेश, और प्राप्तकर्ता का सामान्य संदर्भ मतलब उनका एक समानता होनी चाहिए दोनों के बीच। कंटेक्स्ट उनका एक संदर्भ बहुत समान होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें सिर्फ इतना ही कहा है। सो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब जो जितने भी मॉडल बच गए हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाएंगे। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना। इससे हमारी जितने भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच।